शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं एक ऐसी दिव्य आत्मा, अपनी जीवन के 35 साल मधुबन में गुजारे हैं। ऐसे दिव्य आत्मा, जी हाँ, गंगाधर भाई। गंगाधर भाई जब वह आए तो यहाँ पर काफ़ी डिपार्टमेंट में सेवा करते हुए एक लॉटरी लग गई कि विहंग मार की सेवा करनी है। ड्रामा प्ले अनुसार ऐसी आत्मा को ऐसा स्थान मिला जिन्होंने अपने जीवन में सदा एक ही लक्ष्य रखा कि बाबा का नाम वाला करना है, बाबा के ज्ञान से, बाबा के सतमार्ग से जन जन को संदेश देना है। इसलिए आप मीडिया विंग के भी सदस्य हैं। आप मीडिया पत्रिका जो हमारे मधुबन महायज्ञ से निकलती है उसके भी आप डायरेक्टर हैं। सारा मैनेजमेंट किस प्रकार से करते हैं, आज उनसे उनके जीवन गाथा को लेकर हम आ रहे हैं। आइए मिलते हैं गंगाधर भाई से। गंगाधर भाई, ओम शांति। ओम शांति। गंगाधर भाई, सर्वप्रथम हम इस आपकी पूरी यात्रा को हम जाने, सर्वप्रथम नीचे से शुरू करते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म एक गुजरात के छोटे से गांव भूजगज के नियर एक पिथौन करके गांव है, वहाँ मेरा जन्म हुआ 1962 में। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद 6वीं पास करके मैं घर से बाहर निकल गया। पढ़ाई के साथ साथ वहाँ मैंने पढ़ाई भी, ग्रेजुएशन वहाँ की नागपुर यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद फिर हमारा व्यवसाय था, व्यवसाय करने लगे और व्यवसाय करने के बाद परमात्मा का ज्ञान मिला। जब आप छोटे थे तो उस समय भगवान के प्रति क्या आस्था थी आपकी? हमारा परिवार एक भक्ति भाव में बहुत निपुण थे, माना चुस्त थे। तो शुरू में हम पांडुरंग आठवले जो स्वाध्याय परिवार से हम जुड़े थे, और स्वाध्याय परिवार में हम जुड़े होने के कारण हमारे घर में ये मुझे पहले से ही परमात्मा के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में खोज करना, ये मेरा बचपन से ही एक, जैसे कि अंदर से एक संस्कार कहो या एक लगन थी। हमारे घर में भी एक ऐसी व्यवस्था थी कि जब तक गीता ज्ञान का पठन पाठन नहीं करोगे, 1 घंटा करना होता है और वो करने के बाद ही भोजन हमें मिलता था। हमारे घर में ये सिस्टम थी। तो शुरू से ही परमात्मा के प्रति स्नेह, सम्मान और उसके साथ कि यूँ कहो कि प्यार था, प्रेम था। श्री कृष्ण को मानते थे, शिव को? इसमें पहले तो हम उस टाइम तो कृष्ण को मानते थे। शिव को मैं जब लगभग मेरी आयु 15-16 साल की, तब मैं शिव पे ज़्यादा, मैं जिस शिव से ज़्यादा जुड़ा, माना भक्ति भाव में, कि भाई शिव का मुझे थोड़ा अट्रैक्शन होने लगा। वैसे तो कृष्ण ने तो हमें रमे थे, क्योंकि उसके आगे हमें कोई शास्त्र में शिव का इतना वहाँ हमारे यहाँ नहीं था। तो गीता की ही पाठ पठन करते हुए कृष्ण को ज़्यादा मानते थे। तो ये ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आप कैसे आए? 1979 में मैं नागपुर महाराष्ट्र में था, कॉलेज लाइफ थी मेरी। तो कॉलेज लाइफ में हम लोग वहाँ स्वाध्याय केंद्र में गीता पाठ पठन के लिए चलाने का मैं मुखिया था। तो वो एक गीता पाठशाला जैसा होता है उसका, तो हम संचालित करते थे और घर घर में गीता का संदेश प्रचार प्रसार करते थे। तो अनायास क्या हुआ कि मन में ऐसा लगता था कि कोई तो त्रुटि है जो हम चाहते, बहुत अच्छा लगता है जब हम पाठ पठन करते हैं तो बहुत रम जाते हैं, जैसे कि एक कृष्णमय हो जाते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी जैसे ही वहाँ से उस स्थान से हटे, चाहे कारोबार में गए, चाहे पढ़ाई में गए, चाहे गए, तो अंदर की जो स्वच्छता होनी चाहिए, चाहे दृष्टि, वृत्ति, कृति, वो चीज़ उसमें इम्प्लीमेंट नहीं होता था। वो चीज़ जीवन में नहीं आती थी। कोशिश करते थे लेकिन नहीं आती थी। और उसके बाद लक्कड़गंज करके नागपुर में बहुत बड़ा, तो वहाँ बहुत बड़ा व्यवसाय था। तो वहाँ हम एक शाम को सुबह निम्मा शाम मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, तो एक छोटी सी गीता पाठशाला परमात्मा की
वहाँ चल रही है, जिसका नाम था चिंतेश्वर गीता पाठशाला। अच्छा। अभी भी है। आपने देखा होगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान में एक कलयुग में वो रावण जला रहा है, वो जल रही है सृष्टि। पूरा सृष्टि जल रही है। हाँ, सृष्टि वो जल रहा है, वो चित्र बाहर लगा हुआ था और बहुत भपकेदार बाहर पूरा चित्रण किया होता है। छोटा सा था, इसे करीब ये आपका कमरा है, इससे 2 कमरा जितना बड़ा था। तो उसमें चल रहा था। तो वो लगभग 7:15 बजे शाम को मैं वहाँ से पास हो रहा था, तो मुझे एक अट्रैक्शन हुआ, चलो भाई देखते हैं। तो हमें तो ये देख के भाई कोई हाथ पाथ देखता होगा, जी। इस तरह का वहाँ था। सतयुग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, झंडा लगा था। तो मैं उसके अंदर गया और वो ऐसी झोपड़ी थी जो कि देखते देखते अभी गिरेगी अभी गिरेगी। इसमें बाबा की एक पाठशाला चल रही थी। तो जब मैं प्रवेश किया तो अंदर में 20-25 भाई बहनें बैठे थे और एक संदली में, जैसे यहाँ सिस्टम है ब्रह्मा कुमारी, इसमें संदली में भाई बैठा था, गजानन भाई, और योग कर रहे थे। और इसमें गीत बहुत बड़ा था। गीत ने मैं जैसे जाके पीछे बैठ गया और वो गीत चल रहा था, सब ऐसे ऐसे मतलब प्यार में बाबा के गीत। तो हाँ, गीत ये था, परम पिता परम धाम से योग सिखाने आए, पावन और पुण्य का वर्षा देने आए। तो मुझे वो गीत ने, हालांकि मैंने 2 ही लाइन सुनी, बाद में वाइट लाइट हो गई। अच्छा। और मैं बैठा और फिर जैसे सब जाने लगे तो मैं भी जाने लगा। तो भाई जो संदली वाला जो गजानन भाई थे, वो उठ के दौड़ के आए, भाई आप कहाँ से आए, क्या आया, जैसे पूछते। तो मैंने कहा मैं इधर ही, हमारा व्यवसाय, और मैं जा रहा था तो मुझे देखा कि भाई मैं देखूं क्या है। इस तरह से मेरा पहले ब्रह्मा कुमारी का संबंध हुआ। तो ऐसे प्रवेश करके माना योग से पैदाइश हुई, वो गीत से। उसने वहाँ प्रदर्शनी लगी थी, तो प्रदर्शनी में सारा समय, बोले 5 मिनट आप दो, तो मैं सारा, मैं बोले ठीक है 5, 7, 10 मिनट में। तो एक बहुत अच्छी बात वहाँ निकली कि एक अपने ब्रह्मा कुमारी के साप्ताहिक पाठ्यक्रम में एक चित्र है, गीता में वर्णित युद्ध, हिंसक या अहिंसक। जी जी जी। ये चित्र पर जब मैं गया तो उसमें बहुत अच्छा एक आर्टिस्ट ने बनाया हो, जैसे कि एक अंधे को भी आईना जैसा दिखता है, ऊपर लिखा था। तो मैंने देखा, मैंने तुरंत क्लिक हुआ। तो मैं बोला, हम गीता में पढ़ते हैं उसमें तो युद्ध की बात है, एक कृष्ण और अर्जुन का संवाद और ये सारी चीज़ें। तो फिर मैंने उसको कहा, तो उसने पूरा समझाया। उसके बाद मैंने कहा भाई हाँ, तो मुझे बोला ये अहिंसक लड़ाई है। और सामने शिव शक्ति का चित्र है, बाबा का, ऐसे कहते हुए, इधर कृष्ण का है। तो बस ये मुझे अट्रैक्ट हुआ और मुझे ब्रह्मा कुमारी से संपर्क हुआ। तो आपने 7 दिन का कोर्स किया आपने? तो उसने मेरे को पथ प्रदर्शक की वो जो पुस्तक दे दिया, वो मैं एक लेके गया घर, क्योंकि गीता का मुझे वो ज़्यादा फ्लैश हुआ, तो स्टिक हुआ, तो बस वहाँ लेके गया। और फिर घर में जाके जब शाम को सो रहा था तो सो कर वो चित्र मैंने फिर से खोला और फिर पढ़ा उसको। तो वहाँ मुझे क्लिक हुआ, लड़ाई अहिंसक की है, वृत्तियों की लड़ाई है, जो हमारी अंदर की मनोवृत्तियाँ, उसको परिवर्तन कर। अगर भगवान भी हिंसा करता होगा तो फिर तो आज जेल नहीं होती। सही बात। तो उसी से मेरा टर्न हुआ और ब्रह्मा कुमारी में मेरा एंटर्स हुआ। उसके बाद एक बार संयोग आया कि भाई ये किताब तो मैं लेके गया। फिर हम कॉलेज में थे, तो वहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो वहाँ देखने का सारा है, तो हम वहाँ जा रहे थे। तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से राजयोग शिविर का उस एग्रीकल्चर कॉलेज के हॉल में वो 7 दिवसीय कैंप लगा हुआ था। तो वो भी समय था 7:15। जैसे हम गए, हम बाहर ही खड़े थे, हॉल का दरवाज़ा बड़ा था, तो हम वहाँ ही 15-20 भाई दोस्त थे, वहाँ खड़े रहे और देखने लगे। एक सामने बैठा था, मतलब संधि पर, और बाकी करीब 100-200 लोग होंगे जो सभी व्यवस्थित बैठे थे और योग कर रहे थे। वो बहन जी योग करा रही थी। तो हम देख रहे थे, देखते देखते लाल लाइट बंद हो गई, वाइट लाइट हो गई और हम फिर जाने लगे। तो वो बहन जो कोर्स करे, वो दौड़ते दौड़ते हमारे पास आई। उसने देखा कि ये तो अच्छे ग्रुप है, यंग लड़के हैं, कॉलेज के हैं, तो
दौड़ते दौड़ते आई और वो हमें बात करने लगी कि भाई ऐसा है, हमारे यहाँ ये है, आप अंदर आइए, ये चित्र समझिए और योग शिविर का कैंप है, ये सारी चीज़ें जो जैसे कहते हैं। तो वो अट्रैक्शन हुआ। लेकिन उस टाइम तो हम कुमार लाइफ और कॉलेज लाइफ, तो खुमारी बहुत। ये कब की बात है? 79 की बात है। फिर ये चलता रहा तो हमने कहा कि हम ठीक है आएंगे, ऐसा करके चले। तो मेरे को वो क्लिक हुआ कि जो मैं वहाँ भी गया था 7:15, यहाँ भी लाल लाइट, वाइट लाइट हो गई। ये वही संस्था है? हाँ, संस्था तो वही है, वो तो उन्हें परिचय दिया, लेकिन क्लिक ये हुआ और वहाँ पर भी वही गीत बज रहा था। अच्छा। और परम धाम से योग सिखाने आए, तो मुझे वो गीत बड़ा अट्रैक्शन के, योग से भगवान योग सिखाना, हम तो योगेश्वर करते रहे आज तक, किसी गीता में तो कुछ आगे है नहीं। तो बस ऐसे करके हम चले गए और फिर उसी रात को वो किताब मैं लेके रात भर उसके ऊपर चलता रहा, नींद नहीं आई। अच्छा। और उसकी सारी किताब पढ़ी, उसका पिक्चर देखता रहा, वो करता रहा और ऐसे करके 2 बज गए। तो कहने का भाव कि ये अट्रैक्शन था कि परमात्मा की एक अंदर खोज की एक ललक थी। तो फिर समझने लगा, फिर आत्मा समझ में आया, अरे वास्तव में ये तो ठीक है, मर गया कहते हैं तो मरा क्या, गया क्या, बातों से गए बना आत्मा जाती है, दिखती नहीं। ऐसे करके मैंने मन में द्वंद्व चलता रहा और ऐसे करके साप्ताहिक कोर्स मैंने पढ़ के ही खुद ही किया। गंगाधर भाई, जब आपने ये कोर्स वगैरह किया, समझ गए कि जीवन का लक्ष्य हमारा क्लियर हो गया है, तो आपने स्टेप मधुबन आने का कैसे आपकी यात्रा रही? तो हम एक्चुअली लक्ष्मी नारायण के संप्रदाय के हैं। अभी भी हमारे गांव में, हमारे घर में लक्ष्मी नारायण का ही मंदिर होता है। और आप जाएंगे, अगर कच्छ जिले में जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े हर गांव में लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर होता है, करोड़ों में। अच्छा। और शिव का मंदिर, 2 ही हर गांव में। गांव इतना छोटा होगा लेकिन मंदिर बहुत बड़ा होगा और बहुत धाम-धूम से उसकी रोज़ पूजा होती है। तो हमें लक्ष्मी नारायण का जैसे ही ये पता चला कि ये तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनने की पढ़ाई है, तो फिर वो अट्रैक्शन हुआ। दूसरी बात कि फिर जब यहाँ लक्ष्य के बारे में हम पढ़ाई कर रहे थे, मैं फाइनल ईयर में था, बाद में 83 की बाद जो दीदी मनमोहिनी, उन्होंने शरीर छोड़ा। मैं क्लास में कर रहा था, शाम को गीता पाठशाला में जाता था, तो उसमें वो बता रहे कि दीदी बहुत बड़ी संस्था की हेड है, ये है, ऐसा बता रहे थे। आ नहीं सकते थे क्योंकि हम संगठित परिवार में थे, तो कोई भी ऐसा हमें आवागमन का नहीं होता था। तो ठीक है, हम पढ़ाई में थे। तो फिर क्या, वो हम मैसेज सुनते थे, परंतु एक वहाँ गजानन भाई जो थे, उन्होंने मुझे एक अव्यक्तवाणी दी, भगवान के डायरेक्ट महावाक्य है। अच्छा। तो आगे में बाबा का फोटो जैसे होता है अव्यक्त बाबा का, और पीछे में ओम शांति भवन का फोटो। वो ओम शांति भवन बहुत मुझे अट्रैक्ट करता था, मंदिर जैसा। भाई मुझे इसको देखना है, मतलब वो दिव्यता है। ओम शांति भवन की एक आभा है, जो ओरा है ना, देखते ही आदमी को एक जरा थोड़ा स्थिर करना, आकर्षण करता है। तो वो देखने की ललक थी। अब उसको देखने के लिए फिर बातें बाकी चली, तो वो फिर आपने कहा कि मधुबन आने का कैसा। तो मधुबन तो हम आ नहीं रहे थे, 79 से ज्ञान में चल रहे थे। तो 85 में पहले मैं मधुबन में आया। हम 2 भाई वहाँ रहते थे, व्यवसाय भी करते थे और मैं साथ में पढ़ाई और बाकी में ऑफिस वर्क सारा नागपुर में, और वो मैं व्यवसाय भी करता था, मेरा ऑफिस वर्क सारा देखता था। तो जब 85 में बुलेटिन आई मधुबन से कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा 13 पद यात्राओं का आयोजन है, यूथ का, यूनिक था वो। हाँ, तो मैं फिर मेन सेंटर में, हम गुरुवार को जाते थे, हमारे से 15-20 किलोमीटर दूर था, सिटी पूरा क्रॉस कर, हम एक छोर पे थे, वो दूसरे छोर पे सेंटर था। तो हम उस टाइम हमारे से गाड़ी तो हमें नहीं देते थे हमारे भाई, जो स्कूटर वगैरह, लेकिन हम साइकिल से जाते थे। तो गुरुवार को हमारा फिक्स था, शाम को भोग लगता था और दीदी से, पुष्पा दीदी से मिलना होता था। तो वहाँ उसने बुलेटिन पढ़ के बताया कि ऐसे ऐसे है कि कोई पदयात्रा में जाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखा हुआ है। तो फिर जैसे ये बात करने के बाद कौन कौन जाएगा हाथ उठाओ, तो मेरा हाथ ऊपर हो गया। अच्छा।
अब मुझे भी वो सूझ बूझ नहीं रही कि भाई मुझे घर से छुट्टी मिलेगी, क्योंकि घर वालों को तो ये पता ही नहीं। घर वाले ब्रह्मा कुमारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। ब्रह्मा कुमारी शब्द ही में मना इस तरह से एंटी, बहुत एंटी थे। बोले ये हम 4 भाई है, 3 बहन है। तो अब ये बात तो चलने के बाद क्या हुआ कि फिर हम तो जाने लगे, लेकिन अभी इधर मेरे को एक अट्रैक्शन हो कि मुझे तो जाना है कोई भी हालत। अब समय आता गया, 1 महीना बाकी रहा, अब सबको भेजना है फॉर्म भर के। तो दूसरी बार मैं जब उधर गया मेन सेंटर पर, पुष्पा दीदी ने पूछा कि आपका फॉर्म, इसमें हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए, माता पिता की स्वीकृति चाहिए, तो ये आप दे दो तो फिर मैं भेज देती हूँ, और उधर से स्वीकृति आएगी तो आपको भेजेंगे पद यात्रा में। ओके, लेकिन अभी चलते चलते फिर सिर्फ 15 दिन बाकी रह गया। लेकिन अब मेरा भाई बहुत अपोजिट करते थे। रोज़ सुबह अमृत वेला करूँ, बाबा से बात के करूँ कि मैं आज भाई को बताऊँगा और ये करूँगा, लेकिन हो नहीं पाता था। फिर मैंने युक्ति निकाली कि मैं अभी मतलब गुजरात जाने वाला हूँ, भाई को छुट्टी ले, तो मैं अभी जाता हूँ, मेरी एग्ज़ाम हो गई है तो मैं जाऊँगा, ऐसी युक्ति करने। फिर क्लिक हुआ बाबा के कि झूठ नहीं बोलना है। तो ऐसे द्वंद्व 5-6 दिन चलता रहा। और इधर टाइम कम होता गया जो फॉर्म भरने का भेजना था। तो एक बार मैंने अमृत वेले निश्चय कि आज तो मुझे करना ही है। सुबह बाबा, जैसे हमारा टीचर था जो गजानन भाई गीता पाठशाला में, उसने कहा कि तुम 2 बजे तुम योग करो, तुम्हारी सब सफलता मिलेगी और बाबा तुम्हारा कार्य सफल करेगा। तो हम 2 से 5 योग करते थे। अच्छा। डेली, माना मेरा विघन ख़त्म हो जाए, एक तो घर से छुट्टी मिले, ये मिले, तो बस उसी समय से फिर एक बार मैंने हिम्मत किया। 5 बजे, 5 साढ़े 5 बजे हमारी फैक्ट्री बंद होती है। मैं बाहर आया, हम दोनों भाई फिर फैक्ट्री में थोड़ा एक ऐसे ही चक्कर लगाते। तो मैंने हिम्मत किया कि भाई मुझे तो जाना है। तो बोले कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान से 6 महीने की पद यात्रा है जो कन्याकुमारी से दिल्ली 5000 किलोमीटर की है, तो उसमें मुझे जाना है। और मैंने जैसे ही बाबा की याद में भाई को ये बताया, और भाई बोला अच्छा तो मैं भी चलूँगा। अच्छा। बस इतने में मैं फटाफट ऑफिस में गया और कागज़ लिया, उसके साइन करा दिया। बड़े भाई से, भाई स्वीकृति पत्र चाहे, पिता तो गुजरात में थे, तो साइन करा लिया। और उसमें फिर मैं लेके गया, और फिर क्या लिखना है वो दीदी को बोला, और वहाँ लिख के, और माना उसने नेगेटिव में से बाबा का योग का प्रयोग कहो और बाबा की शक्ति कहो कि उसने सामने कहा मैं भी चलूँगा। ये सबसे बड़ा सिग्नल। और उसी टाइम ना तो मेरे खाने का होश रहा ना, मैं तो भागा साइकिल लेके 15 किलोमीटर पूरी सिटी क्रॉस करके सीधा दीदी के पास पहुंचा करीब 8 बजे। और 8 बजे मैंने बोला दीदी ये स्वीकृति पत्र है, पुष्पा दीदी को दिया। और उसके बाद हेल्थ सर्टिफिकेट तो फिर हमारा जो होम डॉक्टर था उससे लिखवा लिया और उसको भेज दिया। और 85 में हम माउंट आबू में जब ज्ञानी जैल सिंह जी ये उद्घाटन करने वाले थे 13 पदयात्रा में, वो आया था, तो उसकी डेकोरेशन की जिम्मेवारी नागपुर जोन को दी गई थी। अच्छा। तो साथ में 25 बहनें विदर्भ की, जैसे अमरावती, चंद्रपुर, गोंदिया, जो डिस्ट्रिक्ट की जितनी मेन टीचर है, 25 बहनें और पुष्पा दीदी, ये सभी डेकोरेशन मसाल और ये सारा वहाँ से बना के लेके आ रहे थे। मैं और एक भंडारा से डॉक्टर सालिग्राम जो वेटनरी डॉक्टर था, वो भी पदयात्रा में जॉइंट हुआ है। वो भी हम 2 भाई वहाँ से विदर्भ से आ रहे थे। तो जैसे ही आना हुआ, यहाँ आने लगे तो सेंटर पर मेरे को सी ऑफ करने के लिए मेरा भाई आया। अच्छा। और 2 कुमार हमारी कास्ट से आए, जिसमें वसंत भाई को आप जानते होंगे, रेलवे स्टेशन में थे, वो भी था, और एक रामजी भाई करके थे, दोनों कुमार थे, हम साथ में पढ़ाई करते थे। तो वो आया, आने के बाद जैसे ही उसने देखा, ये वाइट देखा, पहली बार देखा इन लोगों, तो मुझे उसने कहा कि आप इधर जाते हो, हमें बताया नहीं।
क्योंकि पिक्चर नहीं देखता था मैं। पिक्चर तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है टिल टुडे। माना बचपन से ही है कि ये आर्टिफिशियल है, फालतू बनावटी ऐसा लगता। तो उसका शौक़ नहीं था, लेकिन एक बार ज़बरदस्ती मुझे लेके गए थे और फिर मैं वहाँ सो गया न, फिर पिक्चर पूरी हो गई न, वाइट हो गया, मैं सोया पड़ा हूँ एकदम। वहाँ तो एसी था तो उठो अभी, मतलब वो तो बात अलग। फिर मैं 85 में जब यहाँ आया तो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा था पद यात्रा में। 2 मधुबनवासी हर एक पद यात्रा में लीडर के रूप में जाएंगे। तो उसमें 13 भाई तैयार हुए, माना 13 दून 26 चाहिए, 26 में से 25 तैयार हुए और मैं गया था वहाँ। तो फिर मुझे कहा कि आपको भी मधुबन के तरफ से आपको जाना है। जो भी 26 भाई थे जो लीडर के रूप में, इसमें हमारे लीडर था प्रताप दाढ़ी वाला, अभी भी है जी, गार्डन में वो, और राम दयाल भाई करके, उसने सर ही छोड़ा। और बीच में 2 मास के लिए राम श्लोक भाई आए थे एकोमोडेशन वाले। प्रताप भाई और मैं, हम 2 थे। मुझे काम दिया गया प्रताप भाई ने कि कोई भी 50 का ग्रुप था, 10 बहनें 9 बहनें बाकी भाई, ऐसे ग्रुप था। 2 लाइन में हम चलना होता था। तो मुझे दायित्व कोई भी थक जाए ना उसको खुश करना। क्या बात है, ठीक है, गुस्सा बढ़ाना और पाम्पलेट हाथ में रखना, रास्ते में जो कोई मिलता है उसको देते जाना, ऐसा। तो मैं वो सेवा करता था। और कोई थक गया है तो उनका थैला है छोटा मोटा तो उठाना, जो भी मतलब उनको हेल्प करना। तो मुझे घूमते ही रहना गया पूरी पद यात्रा को, साथ में चलना भी घूमते। तो इस तरह से मैं चलता रहा। ये पद यात्रा थी कन्याकुमारी से दिल्ली तक, 5000 किलोमीटर। ज्ञान जेल सिंह मुझे कलश दिया और एक को झंडा देती थी दादी, और कलश समाप्ति होने के बाद पहले जो ओपनिंग हुआ तो मुझे कलश दिया। तो मैं तो दृष्टि दे रहा था जेल सिंह को। तो बोले अभी तो लो, जेल सिंह जी ने कहा अभी लो। मैं तो अभी वो ही एक नशा था ना, तो मतलब एक रमणीक वो भी एक सीन था। तो वो करने के बाद जब 9 जून 85 में हम वहाँ से चले। रोजी बहन थी वहाँ, लक्ष्मी बहन और रोजी बहन थे, वो हमारी लीडर थी। तो इस तरह से हमारा 9 जून में 5000 किलोमीटर की यात्रा में सारी पद यात्राएँ वहाँ तालकटोरा स्टेडियम में उसका समापन हुआ। और वहाँ हम 3-4 दिन दिल्ली में ही रखा था। दिल्ली देखा, तब पहली बार दिल्ली देखा। दिल्ली से जब तालकटोरा स्टेडियम से हम लोग यहाँ आ गए, आने के बाद हम सीधा हेडक्वार्टर मतलब माउंट आबू आए, क्योंकि मधुबन की तरफ से आप। हाँ। और सभी जितने भी पदयात्री थे, दादी ने खास बुलाया था कि सभी आओ। और फिर यहाँ हम आए। मेरा ऐसा अंदर से आवाज़ ही आती रही कि मुझे अभी यहीं रहना है, अब वापस नहीं जाना है, अभी वापस नहीं जाना है। तो हम 10-15 दिन तो थे ही वहाँ। यात्रा कितने दिन का था? 6 महीने करीब करे, 143 डेज और बाकी और भी दिन। तो हम लोग चलते थे। जो अभी चलने का भी अनुभव आपको थोड़ा 2 मिनट में बता देता हूँ कि जैसे हम कन्याकुमारी से नागरकोइल पहला स्टेशन था हमारा, जो 27 किलोमीटर करीब था। तो वहाँ से हम चले 18 या 27 किलोमीटर। तो हम चले तो रास्ते में तो ये जो सारी टीचरें जो थी पुष्पा रानी और 25 तो यहाँ जो डेकोरेशन किया था मधुबन में, तो दादी ने कहा कि यही डेकोरेशन जाके चेन्नई में कन्याकुमारी में करो। अच्छा। तो वहाँ सब दूरदर्शन वाले भी आए थे और बड़ा गवर्नर और सभी ओपनिंग किया था। तो वहाँ पर चले। तो फिर जब 18 किलोमीटर से रात को मतलब हम 4 बजे पहुँचे होंगे, तो ये अंगुलियाँ है ना, अंगुलियाँ सारी गायब, फूफूले हो गए, फूल गए, वो छाले पड़ गए। तो 4 छाले हो गए। अब जैसे तैसे वहाँ गए और बूट उतारने के बाद अब तो पहना ही नहीं जाएगा। तो ये समाचार हमारी टीचरें साथ में थी, क्योंकि उसको तो नागरकोइल से आगे फिर वहाँ से ही मद्रास से होके निकलना था, तो वहाँ ट्रेन मिलती है। तो वहाँ आए तो किसी ने दीदी को कंप्लेंट कर दिया कि ये कैसे चलेगा, ये तो नाम विदर्भ का नाम बदनाम करेगा। ये गुजराती लोग हैं ना, ये बहुत कोमल होते हैं, नाजुक होते हैं, और ये बदनाम करेगा। तो और मैं वो बात सुन लिया। तो मैं सोया था क्योंकि वो था ना। तो हमारे डॉक्टर
ये प्रताप प्रताप भाई ने भी कहा और रामदयाल भाई ने कहा भाई आपकी कंडीशन ठीक नहीं है तो आप बस में बैठ के चलो। और लेकिन मैंने कहा मैं तो खंडित नहीं करूँगा पद यात्रा। बाबा ने मेरे को डायरेक्शन दिया तो मैं खंडित नहीं करूँ, मैं कभी भी गाड़ी में नहीं बैठूँगा। किसी को तकलीफ है तो बैठते थे, लेकिन मैं नहीं बैठ। तो फिर सुबह हुआ तो सुबह 4 बजे पदयात्रा स्टार्ट होती थी, तो 2 बजे उठना होता था। 2 बजे स्नान पानी करके फिर सब चलते थे, तो जैसे डेस्टिनेशन होता था। तो मैंने सुबह बाबा को याद करके धीरे से पैर शूज में डाला और पहन लिया। जैसे बस थोड़ा सा दर्द हुआ, फिर चलने लगे। तो हमारा 27 के 28 किलोमीटर था। रास्ते में जरा भी दर्द नहीं, कुछ भी नहीं, अंदर फफूले पड़े हुए, छाले हुए। लेकिन हम चलते गए और जैसे भी हम पहुंचे उसके बाद जो उतर फिर दर्द चालू, फफूला, फिर अंगुलियां ना दिखे, वो फूल जाते। तब बाबा वहाँ से संदेश देते थे। तो बाबा ने संदेश दिया कि बच्चे अगर बाबा की याद में चलोगे, यहाँ से दिल्ली तक चलोगे तो आप लोगों को कोई थकावट नहीं हो। ये बाबा की मुरली। तो ये संदेश हम रास्ते में सुनते। तो 85 में फिर जब हम यहाँ आए तो फिर मधुबन में रह गए। तो दादी ने कहा कोई सेवा में रुकना चाहते हैं? अच्छा, रुकना चाहेंगे? और हाथ ऊंचा कर दिया हमने। पीछे से फिर सब विरोध होने लगा। आपके बड़े भाई भी साथ में थे? बड़े भाई ने साथ में नहीं आए, वो तो ऐसा बोला था, लेकिन आए नहीं। मैंने डिस्कनेक्ट, मोबाइल तो थे नहीं, तो खाली एक लेटर पोस्ट कार्ड वगैरह लिखते थे। तो हमने मद्रास से एक बार लिखा था कि मैं ठीक हूँ और आप चिंता नहीं करना। उसके बाद कोई संदेशा व्यवहार घर से नहीं था। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी घर वालों ने कि भाई ये घर से गायब है और ये लापता। हाँ, 6 महीना अभी कोई हम इससे संपर्क नहीं है, फलाना टिकना। तो मतलब FIR हो गया। तो सर्चिंग में पुलिस चली और मेरा तो यहाँ मन लगे नहीं, यहाँ से जाऊँ तो मैं यहाँ रह गया। तो 2 महीना रह गया मैं यहाँ, और भी एक्स्ट्रा, मतलब 85 में यहाँ ही रह गया, घर नहीं गया। बाकी सब लोग पदयात्री चले गए, लेकिन मैं सेवा में रुक गया। तो रुक गया तो फिर मैंने एक पोस्ट कार्ड डाला कि भाई मैं सुरक्षित हूँ और मैं 15-20 दिन में आ जाऊँगा, ऐसा लिख के पोस्ट कार्ड डाल दिया। तो आप कोई चिंता नहीं करना, मैं ठीक हूँ, ऐसा करके मैंने मधुबन से पोस्ट कार्ड डाल दिया। तब तो पोस्ट कार्ड ही देते थे, ईसुदादी देते थे हम, क्योंकि पैसा जेब में रख नहीं सकते थे उस टाइम। 5 पैसा भी कोई मधुबन वाले नहीं रख सकते, ना सेवादारी भी आएगा तो कवर दे देता था, ऐसी सिस्टम। और तो ठीक है। इसके बाद तो फिर मैंने भेजा तो उनको पता चला, तो उसने फिर उनका लेटर आया कि भाई आप कुछ भी करना इधर करो, आ जाओ। माना बंधन था। तो फिर हमने 2-2.5 महीने के बाद मैं घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद फिर उसको बोला अभी आपको कहीं नहीं जाना है, ब्रह्मा कुमारी जाना नहीं है, जो करना है घर में करना। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। आप निकल गए? हाँ, मेरे कॉलेज का रिजल्ट भी आ गया, फाइनल ईयर का था। अब ये जो टेस्ट लग गया था मधुबन का, ये दिल से हटे ही नहीं। वो सीन ना हटे, ना दादियाँ हटे, ना बाबा का कमरा हटे, ना मतलब ये चीज़ में घूमता ही रहे, चैन ना। और मैंने बोला मैं फिर M.Com कर रहा था। तो जब M.Com कर रहा था तो मतलब बिना दिल से, बाबा उस टाइम मुरली चलती, ये तो कलयुग की पढ़ाई है, रावण, इससे क्या मिलेगा। बाबा की मुरलियाँ स्ट्रॉन्ग चलती थी। तो फिर मैं कैसे भी युक्ति करके डिसाइड किया। और वहाँ से माँ बाप की, फिर मैंने दीदी को मुझे मधुबन जाना, भले कैसे जाना रे तुम्हारे, तो मैंने मराठी में बोल भाई तुम्हारा भाई की छुट्टी नहीं आए नहीं है और समाज में हंगामा हम नहीं चाहते। तो जो भी हुआ, लेकिन मुझे लगन थी तो फिर मैंने कैसे भी चिट्ठी लेके हम मधुबन आ गया। उसके बाद मधुबन से जाता रहा बीच बीच में, कभी 5 महीने के बाद, कभी ऐसे करके मैं रुक गया। और पहली सेवा तब चंद्रमणि दादी ने हमने मुझे सेवा दी ओम शांति भवन के गाइड की। जी। कब की बात है? 86 में। मना 85 में फिर मैं वापस आ गया था तुरंत। मना घर में तो फिर महीना ही रहा और फिर वापस आ गया। उसके बाद मुझे ये मिला और फिर मैं ओम शांति भवन गाइड किया। गाइड करने के बाद 15 दिन गाइड किया और फिर रोटेट करते थे सेवादारियों को, हर एक को रोटेट करते थे। तो फिर वहाँ सामने सुखधाम बन रहा था। फिर मुझे सुखधाम में पेंटिंग, खिड़कियों के दरवाज़ों की पेंटिंग के लिए, तो किरीट भाई हमारा इंचार्ज था, एक दिलीप भाई थे,
उन्होंने दिया तो हम वो करने लगे। तो वो सारी खिड़कियों की पेंटिंग हमने की पहली। वाह, स्टार्ट। हमें तो कुछ नहीं आता था, वो तो ब्रश प्रकार देते तो करना था, जी जी। करते थे। मतलब इस तरह से मधुबन आना माना मधुबन का एक निश्चय था। और पता नहीं बाबा की खींच ऐसे कोई बेचैनी हुए, भाई मधुबन से दूर जाना बेचैनी लगती थी। सही बात। तो उसी कारण में 85 से फिर मधुबन में ही रह गए आप। रह गए। फिर तब से फिर अचानक जो है ये जो सेवा लॉटरी खुल गई कि बेहंग मार की सेवा, ये दिमाग में कैसे आया मीडिया पत्रिका का आपके मन में? तो ज्ञान सरोवर का जो प्रोजेक्ट है वो लिया गया और वहाँ छोटा थोड़ा काम, लैंडस्केपिंग का काम, डेवलपमेंट का काम चालू होने लगा। तो वहाँ चलता रहा। मैं तो टोली डिपार्टमेंट, और टोली डिपार्टमेंट दादी से मेरा बहुत घनिष्ठ बच्चे जैसा, मतलब दादी को तो 50 बार दिन में मिलना है प्रकाश मणि दादी, क्योंकि पार्टी आएगी तो टोली लेना है, वो करना है, तो दादी हमें देती थी। और वो सभी बहनें टोली ले आती थी, वो डब्बा ले आती तो हमारे पास दादी दे देती थी। और दादी एक बार देख लेती थी, फिर जब कहेंगे जैसा ग्रुप है तो दादी बोलो वो बड़ौदा वाली टोली ले आओ, मद्रास वाली ले आओ, ये ले आओ। तो हम लोग, मैं और एक छोटा भाई था, वो साथ में सेवा करते थे। और रामनाथ भाई तो थे ही, तो वो करते थे। दादी का बहुत बड़ा फेथ हो गया मेरे पर। और एक्यूरेट काम करते थे, मतलब दिल से। मैं उस टाइम ये भावना रहती थी, मेरी सेवा मैं भाग्य बनाऊँ, मेरी सेवा दूसरे को नहीं देना है, मैं ही करूँगा। कोई भले लेट हो सेट हो, लेकिन मुझे ही करना है। तो दूसरे को सेवा नहीं देते थे, खुद करना है। चाहे सुबह 6 बजे हम एंटर होते थे डिपार्टमेंट में, शाम को रात को 11 बजे निकलते। 2 घंटा रेस्ट मिलता था, तो 2 घंटे में स्नान करके फिर अपन आना है। 24 घंटा टोली डिपार्टमेंट खुला रहता था। अभी बंद हो जाता है, लेकिन पहले खुला रहता था। तो ये क्रम चला। तो उस 2 ही चीज मशहूर है, बाबा टोली, का गिफ्ट और टोली। तो रामनाथ भाई भी ज्ञान योग में इंटरेस्ट थे उनको, तो वो भी हमें मुरली की ये सारी बात करते थे। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, हम जब टोली करते थे तो पार्टियाँ आती थी 2000 की, 2500, बहुत बड़ी पार्टी कही जाती, टेंट लग जाते थे। तो वहाँ आते थे। तो अभी ये 5 वाला तोसा की पैकिंग है ना, वो रामनाथ भाई ने, हम लोगों ने चालू किया कि भाई पहले 1 तोसा देते थे। अच्छा। पहले 1 तोसा, और जो इतनी मुमरा उसके अंदर 1 तोसा डाल देते थे। अच्छा। फिर रामनाथ भाई ने वगैरह दादी से बात करके बोले कि मधुबन में आज कोई भी धर्म स्थान तो परिवार के लिए 5 लोग होते तो 5 पीस तो जाना चाहिए ना। तब सब यहाँ उस टाइम पैसे कारोबार नहीं होते थे, माना कम इतना नहीं होते थे जो आज है। तो उसके कारण सब कैलकुलेट होता। तो तोसा 1 का कितना पड़ता है, तो उस टाइम बोले 25 पैसे का, 50 पैसे का। तो मना 2.5 रुपया देना है हर एक को, मना तोसा 5, इस तरह से मना कैलकुलेशन होता था। तो अभी फिर वो फाइनल हुआ और हमने पैकिंग करना था। तो पैकिंग करने के टाइम अभी 2 ही जने पैकिंग करने वाले, और 2500 पार्टी आएंगी, तो सबको 5-5 देना। अब आप सोचो। तो पैकिंग में हमें एक मशीन ऐसे वाला एक पहली बार मिला। पहले तो हम उसमें मोमबत्ती, हाँ मोमबत्ती, मुरली सुनने नहीं मिलती थी। अच्छा। ओम शांति भवन में टोली देने जाते थे, लेकिन बाहर से वापस आ जाना, टोली देकर वापस। हाँ। और वो जब क्लास चलता है तो हमें टोली पैकिंग करनी। तो मतलब सेवादारी भी वहाँ रख नहीं सकते, जगह नहीं थी, जो है उसी में से चलाना पड़ता। तो ये हमें 6-6 महीना तक तो अंदर हमें हॉल में पांडव ओम शांति भवन में जाने नहीं मिलता था, सेवा के कारण। तो फिर हमें उस टाइम तो ये स्पीकर वगैरह नहीं होते थे। फिर दादी ने, रामनाथ भाई ने कह के भाई हमारे ये सेवा है। तो हमें तुलसी भाई उस टाइम वो उसमें थे, साउंड डिपार्टमेंट। तो उसने एक स्पीकर फिर लगवा दिया दादी को कह के, क्योंकि एक को भी लगवाना है तो दादी फाइनल करेगी तो ही होता है। तो वो लगवाया और वहाँ मुरली सुनते थे। और बाजू में दादी का किचन था नाश्ते का। तो रात दादी हमें रोज आएगी, रोज मेरे पास आएगी, मैं पैकिंग करता हूँगा, दादी आए। तो दादी आते पूछे कि आज मुरली बाबा ने क्या बताया, दादी पूछेगी, और हमें भी इंटरेस्ट था। तो दोनों हम करते थे। और दादी इतना तोसा लेंगी, बिल्कुल इतना लेके ऐसा करेंगे, अच्छा आज अमृत वेले उठे थे, बाबा से रूरियन किया, माना ये रोज का क्रम दादी का, रोज मिलेगी, रोज पूछेगी हम। अच्छा।
तो ये रोज़ दादी का हमारे से मिलना होता था ऐसे ही। तो फिर धीरे धीरे वो क्या हुआ, अब बात आई कि भाई ज्ञान सरोवर का जब निर्माण होने लगा तो अब वहाँ एक अच्छा भाई चाहिए, पढ़ा लिखा। तो निर्भय भाई ऑफिस इंचार्ज थे। फिर दादी ने शाम का रोज़ दादी का क्लास होता था मधुबन वालों का, तो वहाँ सबको दादी पूछती थी कि भाई ज्ञान सरोवर का अभी निर्माण हो रहा है, कौन जाना चाहेंगे तो हाथ उठाओ। कोई भी हाथ नहीं उठाते। निर्भय भाई और दादी ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि आपस में बड़े भाई बहन दादी और निर्भय भाई और वही चलाते थे डिसाइड कि वो एक लड़का है जो टोली में वो पढ़ा लिखा है, दादी उनको है ना ज्ञान सरोवर भेज दो। मैं तो नया था, मैं तो कोई 87 में 3-4 साल ही हुआ था, 4-5 साल समझो। तो 5 साल हुआ था तो मेरे को बोला रोज़ इतना तोसा लेगी दादी, मैं तेरे को नई सेवा दूंगी। अच्छा, ऐसे रोज़ आएगी, रोज़ बोलेगी मेरे को। ऐसे 15 दिन महीना तक चलता रहा। तो मैंने बोला, मेरे मन विचार आया, दादी जी आप बोल दो ना, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन इधर रामनाथ भाई मुझे छोड़ना नहीं चाहे, क्योंकि सेवादारी मिलते ही नहीं थे। तैयार उसने किया, एक एक को तैयार करते थे ना, यज्ञ क्या है, कैसे चलाना। सारी बहनों का कनेक्शन है, सबको टोली देना है, सबको सेटिस्फाई करना है, कोई कंप्लेन ना कर दे। कंप्लेन कर दे, कोई भी टीचर कंप्लेन करे तो घर, वहाँ सिस्टम ऐसी थी। तो कहने का भाव ये था कि मैं फिर सेवा दे। तो फिर दादी ने 1 महीने के बाद तुमको है ना 2 घंटे ज्ञान सरोवर में सेवा करनी 2 घंटे। मैंने ठीक है जी आदि। अब दादी मना पहली भाषा क्या थी, दादी ने कहा मना हाँ जी बोलना है, हाँ जी की भाषा थी वहाँ। मना कोई ना नहीं कर सका दादी को, जाने अनजाने भी ना नहीं करेंगे दादी, हाँ जी हाँ जी, मेरे को ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, मैं कैसे करूँ, मेरे को ये कोई शब्द वहाँ नहीं थे, ये शब्द पे आदमी आए यही। तो ऐसे में मैंने ये किया और फिर मैंने कहा, तो रामनाथ भाई ने दादी को बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। रामनाथ भाई बोलता नहीं दूंगा मैं, लेकिन दादी कह रही है ना। फिर दादी की बात तो बहुत साननी पड़ी। तो मैं 2 घंटा जाने लगा। तब वो रोड है ना, रोड बन रहा था, मिट्टी उठा के ये सब। 2-3 महीना हुआ, फिर कारोबार बढ़ने लगा। दादी बोले तो 4 घंटा जाना। अच्छा, फिर कारोबार बढ़ा तो दादी बोले, रामनाथ भाई इसको तो छुट्टी दे, अभी ज्ञान सरोवर की सेवा करे वहाँ रह के। हाँ, तो फिर मैं ज्ञान सरोवर का मुझे टोटली संभालने का बाबा ने अवसर दिया। टोटल जिम्मेवारी फाइनेंस की, मतलब पेमेंट, इंजीनियर्स का वर्क, ये सारी टोटल मुझसे ही करना है। दादी ने बोला तुमको सब करना है, और जो मैं कहूँ दादी मेरे को रोज़ रिपोर्ट देना। दादी जो मैं कहूँगा वो दादी करेंगी, दादी कहेगी मैं कर। 3000 तो लेबर काम करते थे, और दादी ने फिक्स कर दिया। तो जो भी कुछ है सारा ही कारोबार मुझे दे दिया। और फिर हर 15 दिन में हिसाब देना है दादी को कि कितनी की बजरी आई, कितने का लोहा आया, कितनी ईंटें आई, कितनी सीमेंट आया। ये 15 दिन में दादी सुनाती थी क्लास में। अब इधर में ना सारा दिन इधर काम करना, फिर हिसाब देना 15-15 दिन, क्योंकि दादी को सुनाना। उस टाइम पैसे नहीं थे यज्ञ में, इकोनॉमी चल रहा। तो दादी ऐसा करके उमंग दिलाती थी सबको, तो फिर सब वहाँ से पैसे आते थे। ये सिस्टम थी। तो इस तरह से फिर मुझे ज्ञान सरोवर पूरा कंप्लीट किया। और फिर बाबा भी ज्ञान सरोवर में आए। बाबा आए, फिर सबको सम्मान किया, हमें भी बुलाया स्टेज पर, गुलाब का सबको फुलार वगैरह पहना, इंजीनियर, और हमें बोले आप सभी। और फिर इसके बाद जैसे आपने कहा कि फिर ये ज्ञान सरोवर प्रोजेक्ट पूरा हो गया, तो मैं हमारी फैक्ट्री थी, तो वहाँ भी मेरा पैसा के कारोबार मैंने संभालता था, सब कुछ करता था। तो ज्ञान सरोवर कंप्लीट हो गया, तो फिर दादी को मैंने कहा कि दादी का प्रोजेक्ट तो अभी पूरा हो गया। तो दादी बोले अच्छा अभी शांतिवन में चलना है। तब शांतिवन नाम नहीं था। तो वहाँ का कारोबार संभालना कि मुझे रात को भी कोई बोलेगा ना ये पेपर, ये काला बिल, ये वाइट पेपर है, माना इतना इसका सब याद रहता था। तो जब मेरी ऑडिटिंग होने लगी तो रमेश भाई की ऑफिस में मेरे को बुलाया, 5 फाइलें थी। तो रमेश भाई बोले ये है ना, तो मैं सामने बैठा गया। तो सुबह बैठे हम, तो करीब शाम 5-6 बज गया।
एकदम से सब पूछता है। तो मुझे फाइल मैंने रख दी उनको टेबल पे। मैं बोले जो पूछना पूछते जाओ। तो पूछते गए तो एक भी काना मतर की फेर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे को नीरव भाई ने अपॉइंट किया था। तो नीरव भाई को मैंने बोला मुझे अभी एक बार दूसरी सेवा देंगे तो अच्छा है। अभी हो गया ना दादी आपकी बात। तो दादी बोले ऐसा थोड़ी। फिर रमेश भाई ने कंप्लेन कर दी। अच्छा। रमेश भाई को ये अभी आता नहीं है, 4 दिन से आता ही नहीं ऑफिस में। रमेश भाई तो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे ना, तो मतलब थोड़ी बातें हुई। और मैं बोला मैं दादी को बताओ, जो कहना है दादी को कह दो। वो बोलने की तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी उस टाइम। दादी को मैंने बता दिया था। फिर दादी ने मेरे को बुलाया ऐसे, रमेश कह रहा था मेरे पास आवे। तो मैंने बोला दादी मैंने तो बता दिया ना आपको, अब मुझे दूसरी सेवा। फिर दादी समझ गई इसका दिल नहीं है। महादेव नगर का ओपनिंग था। तो दादी रात को मीटिंग हुई, बड़े भाई मतलब नीरव भाई, करुणा भाई और ये सारे लोग, दादी और। तो मीटिंग हो गई। तो उस फाइनल किया कि इनको है ना अभी करुणा भाई ने प्रस्ताव रखा। बोले भाई ये मधुन वाला एक भाई चाहिए मुझे ज्ञान सरोवर में, क्योंकि मेरा कारोबार ये सब डेवलप करना था ना, साउंड सिस्टम ये सब। तो इसको मल्टीमीडिया नाम डाला था। मल्टीमीडिया नाम से अभी भी ऑफिस है। तो उसी हिसाब से मुझे बोला कि मुझे कोई सीनियर भाई चाहिए दादी। तो रात को 11 बजे फाइनल हुआ और सुबह तो गाड़ी चली गई सब ओपनिंग करने। मेरे को अशोक गाबा आया, वो कहता है कि आपको दादी जी ने कहा है कि वहाँ ज्ञान सरोवर में एकेडमी ऑफिस, जो आप जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है उसके ऑपोजिट में मोहन सिंगल की ऑफिस है, इसमें हमारी ऑफिस थी। अच्छा। तो वहाँ मैं अपॉइंट हुआ और वहाँ सेवा मैंने ये करुणा भाई की थी ऑफिस। तो वहाँ से हम सारा मल्टीमीडिया के सारे कंप्यूटर का कारोबार मुझे देखना था, सब कुछ। मतलब जो करुणा भाई का डिपार्टमेंट का सारा हिसाब किताब सब कुछ वो सब करता रहा। कब की बात है? 95 के बाद की बात। मतलब ये तो कंस्ट्रक्शन काम पूरा हुआ ना, कंस्ट्रक्शन काम पूरे हो गए सारे कंप्यूटर। बाद में तो अंदर तो सब चल रहा है ना, तो डिपार्टमेंट सेट हो रहे थे, तो उसमें मैं सेट हुआ। सारे कंप्यूटर की देखभाल करना और संभालना, तब मुझे जिम्मेवारी दी गई। हाथ का। हाँ डीबीएस। हाँ वो तभी विंडो 95 बाद में आया। 95 विंडो जो आया ना उसके पहले ये चलता था। तो अब मुझे तो आता नहीं था, लेकिन बाबा पे पूरा विश्वास था। कोई जय राकेश फोटो स्टेट वाला है और भी कई लोगों ने कंप्यूटर लिए थे। तो वो प्रिंटर भी वही डॉट मैट्रिक्स होते थे सबके पास। उसके फिर मावजत के लिए हम अहमदाबाद से लक्की भाई करके आता था, दलपत लक्की। तो कहने का भाव ये है कि जब मेरे को कोई कंप्लेन ना, तो मैं उसके कंप्यूटर पे जाता था, बोले ये हमारा नहीं चल रहा है, वो नहीं चल रहा, मैं जाके कीबोर्ड पे ऐसे कुछ भी करता था, वो कंप्यूटर चालू हो जाता था। अब मुझे भी मालूम नहीं मैंने क्या किया और कुछ नहीं। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। तो जो कंप्लेन लेके आएगा, मेरा कंप्यूटर थर्ड दिन मेरा चलता नहीं, उसको समझता है कि मेरे को आता है। अब मेरे को कुछ भी नहीं आता है। लेकिन बाबा पता नहीं वो सिस्टम क्या थी, वो एक मिरेकल था मेरे अनुभव, कि वो जैसे ही मैं करने लगूँ वो कंप्यूटर चालू हो जाता बराबर। देखो हो गया, और मैं चला जाता था। फिर ये सब होने लगा, फिर विस्तार होने लगा। कंप्यूटर तो 2-4 ही थे उस टाइम, फिर बाद में बढ़ता गया। तो मैंने सोचा ये रोज़ की यार कंप्लेन, वो मेरे को ये मंगा दो, वो करने दो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं वो वही हर एक जिसको जो चाहिए मंगावे। तब डिसेंट्रलाइज मैंने किया, नहीं तो एक के ऊपर ही बर्डन आएगा। अब मेरे को सोने नहीं दे, मेरा ख़राब हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं बोला तुमको जो चाहिए मंगा लो और बिल पास करा लो बस। तब से इंडिविजुअली सबको डेवलप हुआ कंप्यूटर। इसके पहले हमारे अंडर में था। अचानक ये पत्रिका वाला डिपार्टमेंट। हाँ, अब सेवानिवृत्ति हुई तो दादी जी को संकल्प आया, तो जगदीश भाई और इन्होंने मीटिंग में फाइनल हुआ कि ये सेवा और समाचार सब जगह जाना चाहिए। ज्ञानामृत है, लेकिन ज्ञानामृत में इतना नहीं होता है, ज्ञानामृत में नहीं होगा, सेवा समाचार जाना चाहिए। तो पहला हमने 1999 में ओम शांति मीडिया मार्च में निकाला। तो ये जो एक पेज ऊपर वाला, हाँ ये पेपर बना, ये अच्छा ये पेपर था। हाँ ये ओम शांति मीडिया,
इतना अंदर बस ये बन गया। तो ये बना है, तो हमने अभी क्या डाले, अब जर्नलिज्म शब्द ही नहीं सुना था हमने, तो अभी मुझे कैसे न्यूज़ लिखना, क्या करना, यहाँ कौन पढ़ा है, किसी को भी पता नहीं है। अब मुझे बोला कि तुमको ये करना है, करुणा जी बोलेंगे तुमको करना है, अब कौन सिखाए। तो फिर हमने तो ये जो पेपर है ना बाहर के न्यूज़पेपर, भास्कर और पत्रिका वगैरह, इसको तो बाबा मुरली में पहले कहते थे कि ये तो कलयुग की मुरली है, इसको टच ही नहीं करे पाप पे। तो हमने तो कितने साल से तो पेपर को छुआ ही नहीं था, क्योंकि ये तो बाबा ने बोला ऐसा। फिर हम लाइब्रेरी में गया, मुझे फिर वो पेपर में न्यूज़ पढ़ी, और न्यूज़ पढ़ के उसमें मुझे फिर उसके ऊपर चिंतन करके कि 5 बातें होनी चाहिए न्यूज़ में, कहाँ कौन कैसे कहाँ क्या हो रहा है, किसने क्या बोला है, क्वेश्चन आपने हाँ निकाल, तो वो उससे न्यूज़ बन जाती है। वो वहाँ से कंसेप्ट लेके मैंने न्यूज़पेपर, और कमल दीक्षित जी जो थे वो फिर उस टाइम जुड़े, और उसने थोड़ा मुझे गाइड किया और अच्छा उसने मार्गदर्शन दिया, और फिर हमने निकाली। तो पहले हमने और कमल दीक्षित ने पेपर निकाला, तो हर पेज में हर लाइन में 10-15 मिस्टेक थी, और ये फिर ओम शांति मीडिया का ये जन्म हुआ 1999, और फिर आज जो प्रारूप है ये तो अलग ही है। जो आप ये विहंग मार्ग की सेवा होने लगी, इसके पश्चात जो आपकी खुद की योग की साधना है, इसको आप स्टेबल कैसे करते हैं? देखो, ज्ञान से मैंने आपको पूर्व में बताया कि मेरा जन्म ही योग से हुआ है। जन्म ही मुझे योग ने अट्रैक्ट किया, और वो गीत जो परम धाम से परम पिता परम धाम से योग सिखाने आया, स्वयं भगवान योग सिखाने आया है, तो वो कशिश शुरू से है और अभी भी है। तो योग, और हमें जो कोई भी समस्याएं आई, जो हम चाहे हमें परिवार से आई, समाज से आई, हमें मारते थे, हमें एक दूसरे को मिलने नहीं देते थे आपस में ब्रह्मा कुमारों को, तो वो सब ठीक थी। तो हमारा भाई है जो हमारा गीता पाठशाला में गजानन भाई अभी भी है, तो वो कहते थे कि तुम 2 से 5 योग करो तो आपका सर्व समाधान बाबा मदद करेगा। तो हमने विदाउट फेल 3 साल तक 2 से 5 योग किया। बाबा कमरे नहीं, गीता पाठशाला में 25 कुमार थे हम, तो 25 कुमार एक साथ योग करते थे। हम लोग 3 किलोमीटर से एक साइकिल से रात को आते थे। वो भी कहानी अलग है कि हमें फिर हमारी फैक्ट्री में सोने लगे, घर में तो पता चल जाएगा कि कहाँ जाता है, तो वहाँ सोने लगे। वहाँ से हम पढ़ाई के नाम से वहाँ बैठे रहे, और वहाँ से फिर आते रहे, और फिर हमने योग किया 3, और सर्व समस्याओं का समाधान योग से होता गया, और हम मधुबन आ गए। तो ये बात, तो ये ज्ञान योग की साधना में ऐसा है कि अब ये जो सेवा मिली मुझे, ये टोटली स्पिरिचुअल सेवा है। काफ़ी चिंतन, हाँ, उसमें अभी लिखना है, तो अभी जब थोड़ा सा ठीक होते गया तो फिर कंपटीशन होती गई कि बाहर वाला पेपर ऐसा है तो हमारा कौन पसंद करेगा, ऐसे ही ठीक ठाक नहीं होगा तो अच्छा होना चाहिए। फिर मन में आता कि हेडक्वार्टर से निकल रहा है, तो बाबा का नाम जो भी कोई ले तो उनको दिल में तसल्ली होनी चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। मेरा अमृत वेला हिस्ट्री हॉल में होता था, छोटे हॉल जो कहते, दादी पीछे सोफा में और इसके नीचे में, मेरा वो फिक्स जगह। अच्छा। दादी की फिक्स, मेरी फिक्स। ये योग पूरा हो जाए फिर दादी से दृष्टि लेते थे, और दादी का प्यार तो पहले से ज्ञान सरोवर के दौरान था ही था, टोली के टाइम से। तो मतलब दादियों को देखते थे, और दादियों की चुस्ती, और नजीक से दादियों को जिसको कहे ना एक बच्चे के जैसा, ये जैसी पालना मुझे मिली, और इनोसेंट, और दादी से हर तो क्लियर रहना, दादी जी ने हर कैसे करती है, दादी जी इकोनॉमी कैसे करती है, दादी कैसे कारोबार चलाती है। दादी जी की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो प्यार वाली और युक्त थी। भाई कौन व्यक्ति है तब ये बात नहीं करनी चाहिए, कौन व्यक्ति है तो नहीं करना चाहिए, तो काम भटक जाएगा। और वो शक्तियाँ जैसे वर्षा में मिली। तो अब जब यहाँ आने के बाद फिर ज्ञान योग में तो था ही, लेकिन ये कॉन्फिडेंस आ गया था अनुभव से कि ये बाबा का काम है, बाबा कराएगा। अब हैंड्स नहीं मिले, अब ये पढ़े लिखे हैंड्स कहाँ से मिलेंगे, कारोबार बढ़ते लगा यहाँ पर।
तो मतलब सीखते गए और अच्छा एक बन गया। और बाबा के घर से जाते हैं लोग, खुशी होती है। फिर फीडबैक आते रहे, कोई मीडिया पढ़ के गीता पाठशाला खोली, कोई मीडिया पढ़ के सेंटर खोला, किसी को फिर यह, तो ऐसे फीडबैक आते रहे तो उमंग उत्साह बढ़ता गया। और थैंक्स बाबा को देते गए कि बाबा देखो मैं एक, भले मेरी पढ़ाई ग्रेजुएशन था लेकिन इस लाइन तो थी ही नहीं ना, सही बात। तो सब कुछ तो यहाँ ही सीखे हम, न्यूनेस है। न्यूनेस। और जो इसीलिए बाबा की थैंक्स इसलिए कि दादी की भाषा ना जी नहीं करना, बड़ों ने कहा हाँ जी करो, तो हाँ जी में इतनी शक्ति है। तो पांडवों में जब थे तो हाँ जी की भाषा थी, फिर विस्तार हुआ तो फिर आज के लोग हम चॉइस करने लगे, मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो ये सब अभी आने लगे। लेकिन यहाँ पांडवों में ये था कि जो अंगूठा छाप है वो इंटरनेशनल गाइड है। अच्छा। और जो क्लास 1 है जैसे कि आत्म प्रकाश सूर्य भाई, ये सब किचन में सेवा करते हैं। वो ईश्वर लाल था जो, उसको एक भी भाषा नहीं आती थी, गुजराती था, गुजराती भी नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, कुछ नहीं, उसको इंटरनेशनल गाइड बनाया दादी ने। और वो सारी भाषा सब में सिखाता था, सभी में गाइड करता था, इंग्लिश में भी समझाता था। मैं एक बार देखा तो इंग्लिश में समझा, ग्रुप में समझा, मैं सोचा कि ये कैसे समझाता है, देखो फिर मैं पीछे का, तो उसने बड़ा ऐसे बॉडी, अच्छा, सोल, ये डिस्ट्रक्टेबल, ये नॉट डिस्ट्रेबल, मतलब ऐसा बोलता था। और जर्मन का ग्रुप था, उसने सुना है। फिर मैंने लास्ट में वो इतना लिटरेचर लगे तो मैंने उसको बोला कि भाई डू यू अंडरस्टैंड व्हाट ही सेड? ओ यस यस यस, व्हाई नॉट, ही इज वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा करके। अगर नहीं समझता तो लिटरेचर कैसे लेता? तब मुझे ये विश्वास ऐसा बैठ के, बाबा का काम है ये, बाबा कराता है। यहाँ हमें बाबा नया जन्म दिया आज भी तो ये सब चीज़ें ऊपर से चल रहा है। तो फिर ये कॉन्फिडेंट आता गया और अभी कॉन्फिडेंस से चल रहा है, अभी चल रहा है। 1.5 लाख हमारा लगभग 5-6 साल से चल रहा है। और सभी घर में जाते हैं, एंजॉय करते हैं बेन। और सबसे बड़ी बात कि बाबा की बात और बाबा का चिंतन ही, जैसे बाबा कहते हैं वैसे ही लिखना। पेपर भी कितना डिवाइन लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो ये पेपर ग्लोसी हमने इसीलिए रखा क्योंकि बीच में कहा तो नहीं, हमें मधुबन से जाता है तो अच्छी चीज़ जानी चाहिए, क्वालिटी जानी चाहिए। तो फिर यहाँ हम पहले तो यहाँ छपता था ज्ञानामृत में, फिर संख्या भी बढ़ी तो यहाँ तो मशीन ये सिस्टम नहीं है, ये वेब में छपता है, तो घंटों में 50-60 हज़ार कॉपी छप जाती है। तो ऐसा करके तो फिर अभी जयपुर में दैनिक भास्कर में अभी इसकी छपाई होती है और वहाँ से ट्रक आती है और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होती है सारे। तो बाबा का कार्य एकदम स्मूथ चल रहा है। और बाबा का योग का जो बात आपने कही कि योग सच में योग सर्व समस्या का समाधान है, ये मेरे लाइफ में अनुभव किया। कुछ योग के प्रयोग बताएं। जैसे कि बाबा पर विश्वास नहीं, बाबा का कार्य बाबा कराएगा, अपने को तो सिर्फ एक पैर आगे रखना बस, हिम्मत का, क्या नहीं होगा। तो हम ये एक बार पढ़ के रखा था कि काला बाल वाला मनुष्य क्या नहीं कर सकता, चाहे तो चंद्रमा को उतार ले आ सकता है, आकाश में सुराग भी कर सकता है। तो ये भगवान हमारे साथ है तो क्या नहीं होगा। ये बात जैसे कि एक जीवन में एक रम गई है, और रम गई है तो कोई भी बात है ऐसा नहीं लगता ये नहीं होगा, हुआ ही पड़ा है। तो वो निश्चय। तो फिर जब ये पेपर की बात आई तो पेपर में अभी हम टेक्निकली कैसे करेंगे, तो हम बाबा को सुबह बोल देते थे अमृत वेला में, अभी भी अमृत वेले ही सब कुछ कहने का, जैसे कि वो आदत ही हो गई कि बाबा से बात कर लेना, बाबा पे छोड़ देना, वो किसी न किसी 1-2 दिन में सॉल्यूशन आ जाता है। या तो मुरली से आ जाता है, या तो किसी बड़े भाई से आ जाता है, या कोई ऐसी इवेंट बनती है जो एक सरल हो गया, बस जैसे एक नेचुरल खेल जैसा हो गया। तो ऐसे कई अनुभव हमारे, जैसे माँ बाप, हम यहाँ बैठे तो मुझे अभी योग करना, अभी पहले मैंने सोचा था मैं इतना बिजी हो गया बाहर नहीं जाऊँगा, तो अब बाहर से निमंत्रण आने लगे और निमंत्रण आने मैं जा नहीं पाता हूँ। तो फिर हमने यहाँ हैंड्स पे आ गए, तो फिर बाहर की भी सेवा और योग ज्ञान क्लास ये सब चलता है अभी भी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? कि भाई पेपर तो बंद नहीं करना है, तो हमने डिजिटल पेपर चालू कर दिया, सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी चालू कर दिया और डिजिटल थे तो कोई नहीं सोचा था, लेकिन हमने चालू कर दिया। एक भी इश्यू हमारा बंद नहीं हुआ। तो हमने भेजते गए। फिर अभी ये नए आयाम मिले
भाई कैसे जाएगा, तो फिर उसमें डालो, रोजरी में डालो, उसमें डालो, उसमें फिर प्रोग्राम बना। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया जो पुणे का था और वैसे विदेश में रहता है, तो वो भी आ गया। उसने बोला हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है ऐसा, तो फिर मोबाइल में आना चाहिए वो कैसा होना, तो वो भी कर दिया उसने। सब करते तो नए 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 चीज़ें खुल गई और ऐसे सहयोग मिलता गया। तो योग करो और इधर से कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिलता ही जाए। माने मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, मतलब एक धारा है और बढ़ती जा रही है। ऑटोमेटिक ये संयोग बनता गया, संयोग, और बाबा ने कराता गया। तो हमारा अविरत चलता रहा। डिजिटल में अभी हमारे जो वेबसाइट बनी है omshantimedia.org, उसमें अभी 1,00,000-1,25,000 रोज देखते हैं लोग। अच्छा। माना इसमें मीडिया भी है, टोटल समाचार है, आर्टिकल्स भी है, सब कुछ है उसमें। तो हमने वो अभी देखते हैं, और साथ साथ ये अभी प्रिंट भी फिर चालू हो गया, तो वे भी जाता है। लोग कहते हैं कि हम सेवा करने जाएंगे, बहनें कहती है हमें कहते हैं सॉफ्ट कॉपी आ रही है ले लो ना। बोले उसको कैसे दिखाएंगे, वीआईपी को कैसे देंगे, को देना पड़ता है। तो जिसमें इसका फोटो छपता है वो बहनें वहाँ जाके उनको दिखा दिए ताकि उससे सेवा कराती है, तो उनको भी उमंग बढ़ता है, और वहाँ सेंटर ऐसे ही चलते हैं। तो जो फोटो का बड़ा क्रेज़ है, तो फोटो को सब, तो मैंने फिर फोटो डालना ही है कैसे भी हो। मैंने बहनों का फोटो से अट्रैक्शन होता है, बाबा का यज्ञ चलता है, रोटेट होता है। तो ये एक इथिक्स था, तो सेवा पाओ, तो ये चलता रहा। तो ये प्रयोग, तो प्रयोग में कहे जो योग, जब भी ऐसा कठिनाई जैसा लगे बाबा को बताओ, और बाबा के 1-2 दिन में सॉल्यूशन मिल ही जाता है। कोई कठिन नहीं लगता है, चाहे मुझे आता हो, सपनों में भी पता ना हो, लेकिन वो काम होके रहता है। गंगाराम भाई, जिस प्रकार से आपकी जीवन यात्रा के बारे में आपने खुद को योग और ज्ञान के आधार पर अपने जीवन निर्वाह करे, आपके जैसे ऐसे कई युवा भाई बहनें जो व्यसन से पीड़ित हैं, टेंशन, तनाव, बीमारियों से पीड़ित हैं, उन आत्माओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? कि जो भी युवा भाई बहनें हमें अगर सुन रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने कुदरती प्रदत्त जो आपको शक्तियाँ हैं, ये साल ही है अपने आप को संवारना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये 2 साल जो हमें मिले हैं, ये इंट्रोवर्डनेस माना अंतर्मुखी का वर्ष है। तो अपनी भीतरी शक्तियों को जाना, माइंड की शक्तियों को पहचानना, और माइंड से चलने की कोशिश, यहाँ से चलने की कोशिश करिए। आप दौड़ दौड़ के तो अभी हम थक गए हैं, तो माइंड से आप ऐसा कर, जिसको साइंटिफिक भाषा में कहता है कि आप माइंड की यो कॉस्मिक एनर्जी और ये सारी चीज़ें आप अपनी ऊर्जा भेजो और ये वाइब्रेशन भेजो। मैं तो ये कहता हूँ अपने मन के अंदर श्रेष्ठ संकल्प का सृजन करके बीज बोने का टाइम है। तो सबसे पहले अपने अंदर जो परमात्मा प्रदत्त शक्तियाँ हैं, जिसको हम माइंड पावर कहते हैं, इंटेलेक्चुअल पावर कहते हैं, उनको अपने अंदर से खोज के उसके ऊपर निखार लाना है, उसको बहुत ही शार्पनेस देना है, शेप देना है। क्योंकि भविष्य में बहुत सारे, अगर आप ये समझते हैं कि हम दुनिया को कुछ दें, तो दुनिया को हेल्प करें, तो हमें एक माइंड पावर के टूल को बहुत ही अच्छी तरह से समझना होगा, वो कैसे कार्य करता है कैसे नहीं। वैसे साइंटिस्ट भाषा में कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, पर कॉन्शियस माइंड, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कॉन्शियस का मतलब है जागरूकता, कि चेतना के अवस्था में रहो, कि आप अपनी शक्तियों को जानकर उस शक्तियों का प्रयोग और उपयोग समय और परिस्थिति और कठिनाइयों में कैसे करें, उसकी तरफ अपना अनुभव को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। क्योंकि परिस्थितियां ऐसी आई, अभी हाल ही में देखा है लॉकडाउन में, हमारे पास सब कुछ थे, ऐसा भी हमें उदाहरण देखा, सब कुछ साधन संपन्न, दौलत सब कुछ थे, पर बिल्कुल बेबस थे, कोई हेल्पलेस थे, कोई कुछ नहीं कर सकता, ना संबंधी उसको साथ दे सकता था। ऐसी सिचुएशन, ऐसी महामारी आई जो मिलना चाहे तो मिलने, अच्छा यहाँ तो तक तो ठीक है, लेकिन उनको अग्नि संस्कार करने तक भी ऐसी सिस्टम आ गई जो हम उसको मुखड़ा भी नहीं देख सकते। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों को और मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। मेडिटेशन जीवन पद्धति को अपनाए, जिसको हम राजयोग जीवन शैली भी कहते हैं। राजयोग का मतलब है तन, मन और धन, तीनों पहलू से
आप सशक्त होना, माना आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति सहज आपको उपलब्ध होती रहे। तो मन से आप पहले मन को, तो हमने देखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा एक यहाँ जो मिलता है वो कोई संसार में नहीं मिलता। मैं आपको बीच में एक अनुभव सुना देता हूँ कि एक महात्मा जी इस संस्थान में आए थे जो बहुत इस विचारधारा से कट्टर विरोधी थे, लेकिन वो मंडलेश्वर बनकर सम्मेलन में आए थे और उन्होंने देखा कि ये बोलते हैं कि करते कुछ नहीं है। कहते 4 बजे उठते, दादी जी बड़े प्यार से कहते थे 4 बजे, लेकिन उसने वेश बदल कर सभी के कमरे में जाकर देखा तो सब कोई उसको नहीं मिला मेडिटेशन। और वो अनुभव उन्होंने फिर दादी के सामने रखा और दादी के चरणों में गुजरा कि हम लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन ये संस्था में पहला नियम है जो कहती है वो करते हैं। और यहाँ पर भी सामूहिक, तो सबसे पहले माइंड पावर को सशक्त करना है तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, अमृत वेला कहते हैं, उसमें अपने को एकाग्र करो और अपनी शक्तियों को देखो कि भगवान ने सब कुछ अपने अंदर दिया है, लेकिन उस तरफ हमने वर्क नहीं किया। हम तो बाहर से चलने की जो हमारी आदत हो गई है, जिसके कारण हमारी शक्तियाँ क्षीण हो गई और हमें अंदर से चलने की आदत। तो इंट्रोवर्ट्स होकर देखो कि मुझे तो सब कुछ है। जब संतोष है, इच्छाओं पर कंट्रोल है और कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो हमें माइंड पावर को सही रूप में समझना होगा और मेडिटेशन रोज करना। तो हमें मानसिक रूप से तैयार हो गए, उसके बाद शारीरिक में हमारी उसकी ऊर्जा शारीरिक में प्रवाह होगी, जिसको सेरोटोनिन और ये डोपामाइन जो ग्लैंड्स स्राव होता है, जिससे हमारे शरीर को बहुत ज़रूरी है। और वो अमृत वेले ही इससे ये स्राव उत्पन्न होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं। तो परमात्मा से जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब ये अंदर से हमारी ग्लैंड्स सीक्रेट होती है और वो ऊर्जा हमारे जीवन को और हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने, शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर है तो हमें गोलियों की सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगा, मानसिकता से भी स्वस्थ, तन से भी और मन से भी स्वस्थ होगा तो आप दुनिया को भी दे सकेंगे, आपका जीवन भी सार्थक होगा। और आप जो मनुष्य का जीवन जो मिला है, जो भगवान ने हमें दिया है, उस समय को भी सफल करके आप जो लक्ष्य बनना, जो जाना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, वो आप कर सकेंगे। मैं तो ये अंत में यही कहूँगा कि युवा शक्ति, भारत देश महान है और भारत में भगवान जो आया है, किस रूप में आया उसको जानने की, जैसे खोजी पत्रकार भी होते, खोज करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे एक भी सेकंड। और मैं आप जो भी जहाँ भी जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उसको यही कहना, एक बार ज़रूर माउंट आबू आकर इस पद्धति को, स्किल को सीख ले, फिर आप घर में भी बैठ के कर सकेंगे। पर आपकी समस्याएं 90% समस्याएं और आपकी बीमारी 4 बजे उठने से ख़त्म हो जाती है। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि हमारा ये अनुभव है और आप भी करके देखिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए। दोस्तों, आज ऐसे दिव्य विचारों से आज हमारे गंगाधर भाई ने अपने जीवन गाथा में सुनाया कि कैसे योग के प्रयोग से सारी समस्याओं का समाधान किया और बड़ों के आशीर्वाद पालना से, दुआओं से अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। ऐसे दिव्य आत्माओं के फिर एक नई एपिसोड में नई गाथा लेकर आप तक हम पहुंचेंगे। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।